सोशल मीडिया पर देखो तो लगता है हर कोई एक शानदार जिंदगी जी रहा है और उस जिंदगी को पाने का रास्ता बस एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप या एक ईएमआई की दूरी पर है। ऐसा लगता है मानो हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं और फिनिश लाइन पर एक बड़ा सा घर, चमचमाती गाड़ी और लेटेस्ट गैजेट्स रखे हैं। हाँ, और उस रेस को जीतने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम ये भी नहीं सोचते कि क्या हमें सच में उन चीजों की जरूरत है। बस उस खूबसूरत दिखने वाली जिंदगी को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। बिल्कुल। और आज हम इसी खूबसूरत जिंदगी के पीछे की कीमत पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक लेख है जिसका शीर्षक है क्रेडिट पर टिकी जिंदगी, जो भारत में तेजी से फैल रही कर्ज की संस्कृति यानी क्रेडिट कल्चर का बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बचत को पुण्य मानने वाला समाज कैसे आज खरीदो कल चुकाओ के एक सुनहरे पिंजरे में फंसता जा रहा है। ये सुनहरा पिंजरा शब्द बहुत बहुत सटीक है, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ चमकदार और आकर्षक दिखता है, लेकिन अंदर सिर्फ कर्ज का बोझ और चिंता है। तो चलिए इस पिंजरे की बनावट को समझते हैं और देखते हैं कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी। ठीक है, तो इस पिंजरे की चाबी वो अक्सर हमें विज्ञापनों और सोशल मीडिया में दिखाई जाती है। विकसित देशों की वो परफेक्ट लाइफस्टाइल, बड़े घर, महंगी गाड़ियां। लेख भी यही कहता है कि यही सपना हमें और ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाता है। पर यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये कि जिस जिंदगी को हम सपना समझ रहे हैं वो उन देशों के लिए एक हकीकत तो है, लेकिन एक अलग तरह की। लेख में जो आंकड़े हैं ना वो बताते हैं कि उन विकसित देशों में लगभग 90% लोग 90%? हाँ, 90% लोग किसी ना किसी तरह के कर्ज में हैं। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक कि मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए भी लोन। अच्छा, मतलब उनके पास सुविधाएं तो हैं पर वो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई चुकाने में जा रहा है। ये तो वाकई एक सुनहरा पिंजरा हुआ। सुविधाएं हैं लेकिन आप अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकते। बिल्कुल, जिंदगी एक ट्रैक पर चल रही है, लेकिन एक लगातार फाइनेंशियल प्रेशर के साथ। और कंपनियां वो इसी सिस्टम को फ्यूल करती है। नो कॉस्ट ईएमआई, जीरो इंटरेस्ट और बाय नाउ पे लेटर, ये शब्द सिर्फ मार्केटिंग के जुमले नहीं है। नहीं, ये एक पूरी मानसिकता बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपको सिखा रहे हैं कि इंतजार करना बेवकूफी है, जो चाहिए अभी लो। अरे मुझे याद है एक बार मॉल में एक सेल्समैन ने मुझे नो कॉस्ट ईएमआई पर एक महंगा होम थिएटर सिस्टम लगभग बेच ही दिया था। उन्होंने कहा, सर आपको सिर्फ हर महीने 3000 रुपए देने हैं। सुनने में कितना आसान लग रहा था, लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया तो मुझे समझ आया कि मैं अगले 2 साल के लिए बंद रहा था एक ऐसी चीज के लिए जिसकी मुझे सच कहूं तो जरूरत भी नहीं थी। उस जाल से बचना बहुत मुश्किल होता है। आपने बहुत सही अनुभव साझा किया, और यहीं से क्रेडिट कल्चर की जड़ें मजबूत होती हैं। क्रेडिट कल्चर का मतलब ही है एक ऐसा माहौल जहां उधार लेना सांस लेने जितना आम हो गया है। घर का राशन, बच्चों की फीस, यहाँ तक कि छुट्टियां भी, सब कुछ ईएमआई पर चल रहा है। हम भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर रहे हैं और ये अब कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बन चुकी है। ये तो हुई विकसित देशों की बात जहां ये कल्चर सालों से है, लेकिन हमारे यहाँ तो चादर देखकर पैर पसारने की सीख दी जाती थी। फिर भारत में ये बदलाव इतनी तेजी से कैसे आ गया? कर्ज लेकर घी पीना पाप है जैसी बातें तो अब पुरानी लगती हैं। ये बदलाव सिर्फ तेज नहीं है, ये चिंताजनक रूप से तेज है। लेख में लेखक ने इसे एक महामारी की तरह बताया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कर्ज को एक बीमारी कहा गया है, और इसका कारण बहुत मनोवैज्ञानिक है। एक बार जब आप छोटी छोटी इच्छाओं के लिए उधार लेने में सहज हो जाते हैं तो फिर ये आदत बन जाती है, और इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं। एक पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर शायद हमारे मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। लेख में एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि भारत के लगभग 45% मध्यम वर्गीय परिवार अपनी आय का करीब 40% हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च कर देते हैं। 40%? ये तो लगभग आधी कमाई हुई। सोचिए इसका असर क्या होता है। इसका मतलब है कि उनकी मेंटल एनर्जी कुछ नया सीखने या अपने करियर में आगे बढ़ने की सोचने के बजाय हर महीने की पहली तारीख को आने वाली ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल की चिंता में खर्च हो रही है। ये एक ऐसा मेंटल स्ट्रेस है जो दिखता नहीं पर आपकी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देता है।
आपकी सारी एनर्जी कुछ नया सोचने में नहीं, बल्कि अगली ईएमआई की डेट याद रखने में चली जाती है। और इसी के साथ हम उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म का एक विस्फोट भी देख रहे हैं। लेख बताता है कि भारत में कुल उपभोक्ता खर्च, जो अभी लगभग 72 लाख करोड़ रुपए हैं, वो 2035 तक 168 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, 2 गुने से भी ज्यादा। और ये दिखता भी है। युवाओं में हर 6 महीने में फोन और 2 साल में गाड़ी बदलने की एक होड़ सी लगी है। यहाँ पर दिखावे की संस्कृति या कल्चर ऑफ शो ऑफ का बहुत बड़ा हाथ है। बाजार में कुछ भी नया आता है तो उसे पाने की कतार लग जाती है, बिना ये सोचे कि क्या हमें सच में उसकी जरूरत है। और कंपनियां वो हमारी इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाती हैं। वो जानती हैं कि लोग स्टेटस के लिए कुछ भी खरीद लेंगे। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जो लेख भी उठाता है। क्या इस पूरी स्थिति के लिए सिर्फ व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है कि वो लालची है, या उसमें संयम नहीं है, या ये एक सामूहिक विफलता है? ये इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सिर्फ व्यक्तिगत कमजोरी कहकर पल्ला झाड़ना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जिसमें समाज और सरकार दोनों की बड़ी भूमिका है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। समाज की भूमिका? आपका मतलब उस सामाजिक दबाव से है जो हमें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है? बिल्कुल। आज समाज में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का पैमाना उसकी समझदारी या उसके गुण नहीं, बल्कि उसकी खपत करने की क्षमता बन गया है। उसके पास कौन सा फोन है, कौन सी गाड़ी है, वो वीकेंड पर कहाँ घूमने जाता है। इस माहौल में जो व्यक्ति संयम बरतता है उसे पिछड़ा या कंजूस मान लिया जाता है। हाँ, और ये दबाव सिर्फ बड़ों पर नहीं, बच्चों पर भी है। अगर किसी बच्चे के पास लेटेस्ट फोन या ब्रांडेड जूते नहीं हैं तो उसे स्कूल में चढ़ाया जाता है। तो ये सिर्फ एक आर्थिक दबाव नहीं, एक इमोशनल ब्लैकमेल जैसा बन गया है। हमने शायद अपने बच्चों को पैसा संभालना नहीं, बल्कि पैसा दिखाना सिखाया है। बहुत सही कहा। अब आते हैं सरकार की भूमिका पर, और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ सरकारें हमें बचत करने को कहती हैं, विज्ञापनों में बताती हैं कि सेविंग्स अच्छी आदत है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पूरी आर्थिक नीति इसी बात पर टिके है कि हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, क्योंकि जब हम खर्च करते हैं तो जीडीपी बढ़ता है और अर्थव्यवस्था स्वस्थ दिखती है। इस बात ने तो एक और पहलू पर सोचने पे मजबूर कर दिया। मतलब सरकारें हमें उस सुनहरे पिंजरे में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं क्योंकि उससे देश की जीडीपी की सेहत अच्छी दिखती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उनके लिए जीडीपी के आंकड़े नागरिक की मानसिक शांति से ज्यादा जरूरी है? ये कड़वा सवाल है, लेकिन संकेत तो यही मिलते हैं। आसान लोन, डिजिटल क्रेडिट एप्स और पे लेटर स्कीम्स पर कोई सख्त नियंत्रण नहीं है। इन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर बढ़ावा दिया जाता है। लेख में इस पर एक बहुत ही जबरदस्त सुझाव दिया गया है। जैसे सिगरेट और शराब के पैकेट पर एक चेतावनी लिखी होती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे ही क्रेडिट और ईएमआई वाले उत्पादों पर स्पष्ट चेतावनी क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये सुविधा आपकी आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। सोचिए, अगर हर लोन एग्रीमेंट या क्रेडिट कार्ड के विज्ञापन पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हो तो कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा आसानी से हो पाएगा? बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री की लॉबी इतनी मजबूत है कि वो ऐसे किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करेगी। उनका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी पर टिका है। सही बात है, लेकिन ये सीधे तौर पर वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी से भी तो जुड़ा है ना? हमारे स्कूलों में बच्चे मुश्किल से मुश्किल गणित और ट्रिग्नोमेट्री तो सीख लेते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ईएमआई का असल मतलब क्या होता है और कर्ज का उनके जीवन पर लंबे समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कोई नहीं सिखाता। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। ये एक बुनियादी जीवन कौशल है, लाइफ स्किल है, जिसे हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से अनदेखा करती है। तो होता यह है कि एक तरफ बाजार हमें लगातार खरीदने के लिए उकसा रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास उससे बचने के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल ही नहीं है। अगर सरकारें सच में अपने नागरिकों की आर्थिक स्थिरता को लेकर गंभीर है तो सिर्फ सुविधा देना काफी नहीं है, सुविधा के साथ संरक्षण देना भी उनकी जिम्मेदारी है। अब तक हमने इसके आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर बात की, लेकिन इस सुनहरे पिंजरे का एक मानवीय पहलू भी है जो बहुत दुखद है। लेख में एक आंकड़ा है कि भारत में लगभग 4.1% आत्महत्या के मामलों में कर्ज और आर्थिक तनाव एक प्रमुख कारण रहा है।
ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो इस बोझ को सह नहीं पाई। और यही वजह है कि इसका समाधान किसी एक स्तर पर नहीं हो सकता। ये संकट न कोई व्यक्ति अकेले पैदा करता है और ना ही सरकार इसे अकेले रोक सकती है। ये एक साझा जिम्मेदारी है। इसे ठीक करने के लिए सबको मिलके काम करना होगा। कहाँ से शुरुआत की जाए? व्यक्ति के स्तर पर हमें सबसे पहले संयम और संतोष को फिर से सीखना होगा। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच एक साफ रेखा खींचनी होगी। हर चीज को ईएमआई पर खरीदने से पहले खुद से पूछना होगा, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या मैं सिर्फ किसी को दिखाने के लिए खरीद रहा हूं? और समाज के स्तर पर ये दिखावे की संस्कृति कैसे बदलेगी? समाज को सफलता के पैमाने बदलने होंगे। हमें खपत को नहीं बल्कि विवेक, बचत और मानसिक शांति को सम्मान देना होगा। जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ उसकी महंगी गाड़ी के लिए नहीं बल्कि उसके कर्ज मुक्त जीवन के लिए करेंगे, तब बदलाव आना शुरू होगा। और आखिर में सरकार, उसे सिर्फ जीडीपी के नंबर देखने से आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, सरकार को अपनी भूमिका निभानी होगी, सुविधा के साथ संरक्षण की। जैसा हमने बात की, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, डिजिटल लोन ऐप्स पर कड़े नियम बनाना और सबसे जरूरी वित्तीय साक्षरता को स्कूल के सिलेबस का अनिवार्य हिस्सा बनाना। आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन नागरिकों की आर्थिक और मानसिक सेहत की कीमत पर नहीं। तो आज की इस चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि कैसे सुविधाओं का सपना एक सुनहरे पिंजरे में बदल सकता है। हमने देखा कि कैसे भारतीय समाज में बचत ही धन है से खर्च ही शान है की तरफ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आया है। और सबसे जरूरी बात हमने ये समझा कि इस संकट के लिए सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि समाज की दिखावे की संस्कृति और सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं। और अंत में एक बात जोड़ना चाहूंगी, सच्ची समृद्धि ज्यादा चीजें खरीदने या ज्यादा कर्ज लेने की क्षमता में नहीं है। सच्ची समृद्धि विवेक और संतोष में है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये एक मानसिक रूप से स्वतंत्र और चिंता मुक्त जीवन जीने के बारे में है। उस सुनहरे पिंजरे से बाहर की आजादी के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। अगर हमने आज इस मौन संकट को अनदेखा किया, तो क्या हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी जिंदगी देने की तैयारी कर रहे हैं जो सुविधाओं से तो भरी होगी लेकिन मानसिक रूप से हमेशा कर्जदार रहेगी?